जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक में बताना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ वो बड़ी अहम है कि थोड़े दिन पहले ही भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जापान के साबका वज़ीर-ए-आज़म जनाब शिंज़ो एब को इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने का ऐलान किया है, जिसका नाम है पद्मा विभूषण। और शिंज़ो एब, जिनकी उम्र तकरीबन 66 वर्ष है, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है फॉर द एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। अच्छा, अब उन्होंने क्या, किस बेस पे नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी हुकूमत ने फैसला किया कि ये अवार्ड उनको देना चाहिए? वैसे जो इंडिया का ये तो दूसरे नंबर पे बड़ा अवार्ड है, लेकिन उनका जो सबसे पहला बड़ा अवार्ड है वो भारत रत्ना के नाम से है, जो मदर टेरेसा को, नेल्सन मंडेला वगैरह को और बड़े बड़े लोगों को दिया उन्होंने। लेकिन ये चीज समझनी चाहिए कि ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, उसकी मैं वजह समझाता हूं और इसमें पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है, पाकिस्तान को इसमें क्या करना होगा, या पाकिस्तान जो है वो भारत, जापान, अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया और ये जो बड़ी एक इंडो पैसिफिक में आर्क डेवलप हो रही है, इसमें किधर अपने आप को फिट कर सकता है या क्या हो सकता है, इस पे मैं बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने शिंजो एब साहब को अवार्ड दिया है क्योंकि उन्होंने 2007 में जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने इंडिया की पार्लियामेंट में आके एक स्पीच दी थी और उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए थे, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का उन्होंने नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि जो इंडियन ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है, ये दोनों ओशन ज्योग्राफिकली तो कभी इकट्ठे हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि अलहदा हो गए हैं, अगर माजी की बात की जाए तो वो कहते हैं कि जी ये ब्रॉडर एशिया है, जो कि ज्योग्राफिकली बहुत पहले ब्रोक अवे हो गया था, तो और अब हमें इसको दोबारा इकट्ठा करना है। और वो उन्होंने जो बात की, स्पीच की, एक तो उन्होंने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट दिया। जो स्पीच की, उस स्पीच का नाम था कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, 2007 में इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। और जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज का मतलब ये था कि जो इंडियन ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है, इसको हमें आगे लेके चलना है और इसको कनेक्ट करना है इकोनॉमिकली। और बेसिकली वो बात कर रहे थे कि ये जो ब्रॉडर एशिया है, उसमें वो साथ में जापान, इंडिया को साथ में लाना चाह रहा था। जैसे ही जापान ने ये आइडिया दिया तो इस आइडिया को अमेरिकन ने भी पिक किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको हमें आगे फॉरवर्ड करना है। और क्योंकि जो बड़ी ये डेमोक्रेसीज हैं, ये तीनों चारों डेमोक्रेसीज हैं जिनको हमें साथ लेके चलना है। और 2007 में ही अगर आपको याद हो तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड कहा जाता है, वो उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड जो थे, उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर इसका ऐलान किया था। बाद में ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा बना और वो सारा चला। लेकिन जापान का कहना यह था कि हमें ब्रॉडर एशिया पे काम करना है और उन्होंने इसको नाम दिया कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये जो सारे मुल्क हैं, ये आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी है, आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी है। और उन्होंने ये बेसिकली सन 2000 में इसके ऊपर बात की और कहा कि हमें एक ब्रॉडर एशिया की बात करना है और हमें दोनों जो सीज हैं उनको कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, ये बेसिकली उनकी स्पीच है। अगर आप गूगल करेंगे या मीडिया पे जाके देखेंगे या इंडियन पार्लियामेंट की आर्काइव्स में भी पड़ी होगी वो स्पीच, 2007 में शिंजो एब साहब ने ये बात की। अच्छा, इसमें अवार्ड तो सारी बात है दिया इसलिए क्योंकि उसके बाद अमेरिका ने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। और अगर आपको याद हो कि 2011 में जब ओबामा साहब की गवर्नमेंट थी, तो इंडियन हुकूमत, जो ओबामा साहब की गवर्नमेंट के दौरान हिलरी क्लिंटन, जो उस वक्त की असिस्टेंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने एक स्पीच की और ये कहा कि जो स्पीच की और लिखा भी, और फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो अमेरिका है वो अपना जो मुस्तकबिल है वो एशिया पैसिफिक में लेके जाए, वहां पे फैसला करे। वो कहते थे कि अमेरिका का मुस्तकबिल अफगानिस्तान और इराक की जंगों से डिसाइड नहीं होना, हमें जाना पड़ेगा एशिया पैसिफिक में और वहां पे हम ये चीजें डिसाइड करेंगे। एशिया पैसिफिक से मुराद जानी बात है वो चाइना का बैकयार्ड है जिसकी बात करते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने पैगाम दिया कि हमें इंडो पैसिफिक को देखना, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जहां पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ट्रेड है वो गुजरती है, तो उन्होंने कहा कि हमें इस सारे खिते को कवर करना है क्योंकि इकोनॉमिक इंजन ये है। और ये कहा जाता है, इस बात को व्यूअर्स, ये बड़ी अहम बात है कि वो कहते हैं कि जो नेक्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जो अगली ग्लोबलाइजेशन की वेव होगी, एशिया इन द कॉकपिट,
एशिया कॉकपिट के अंदर होगा, क्योंकि एशिया सारा फैसला करेगा और एशिया के अंदर फिर 4 ममालिक आ जाते हैं, सॉरी 3 मुल्क आ जाते हैं, वैसे तो टेक्निकली 2 ही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को साथ मिला लिया जाता है और अमेरिका क्योंकि पूरी ग्लोबल पावर है तो वो भी इस खित्ते का वो सारी बात प्लेयर बन जाता है। सो वो कहते हैं कि हमें ये उसको करना है। सो जो इंपॉर्टेंट चीज है, हिलरी क्लिंटन ने जो कहा कि हमें हमारा फ्यूचर एशिया पैसिफिक में डिसाइड होगा, जिसको उससे पहले जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज और आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी शिंजो अब कह चुके थे, वो कह रहे थे कि हमें जो है इस खित्ते को अपनी एक नया रास्ता देना है। और वो कह रहे थे कि जो अमेरिका ने कहा कि जो ओपन एंड ट्रांसपेरेंट जो एक हमें नेटवर्क बनाएंगे जिसका काम होगा कि लोगों की ट्रैवलिंग, सामान की, कैपिटल, नॉलेज फ्लो, ये चीजें हों। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ आती है, अमेरिका ने जापान से कॉन्सेप्ट पिक किया, उसके बाद फ्रांस भी इसमें कूद पड़ा और जापान आज भी सेंट्रल पोजीशन लेके बैठा हुआ है और इंडिया सेंट्रल पोजीशन लेके बैठा है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया के बगैर जो इंडो पैसिफिक ओशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नामुकम्मल है, क्योंकि इंडिया वो एक बड़ा प्लेयर है जिसके ऊपर अमेरिका भी बोझ डाल के बैठा हुआ है कि उनको पता है कि अमेरिका अगर चाइना का मुकाबला करना है तो आपको एक रीजनल पार्टनर चाहिए, तो वो चाइना है। सो जापान को ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर को जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये बेसिकली ये उस आइडिया की वजह से, क्योंकि अगर आपको याद हो कि अमेरिका की जो पैसिफिक कमांड थी उसका नाम इंडो पैसिफिक बद रख दिया गया था लास्ट टेन्योर में, और उसकी वजह से ये हुआ कि इंडिया की जो एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस है वो बढ़ती गई। अब अच्छा देखना यह है कि एक तो इंडिया की ग्लोबल सिग्निफिकेंस बढ़ी, जापान और इंडिया और करीब आ गए, जापान ने इंडिया की पोटेंशियल पहले ही समझ ली हुई थी, अमेरिका को पता चला चाइना को काउंटर करना है तो इस खित्ते में बैठना पड़ेगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस ये जो ब्रॉडर एशिया का कॉन्सेप्ट है और जो आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी का कॉन्सेप्ट है और ये जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट है, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। अच्छा, ये अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बन गई कि ये और फिर क्वाड भी इसमें आ गया, जैसे भी थोड़े दिन पहले एक शायद पहले मालाबार एक्सरसाइज हुई है क्वाड की, जिसमें सारे के सारे जो ममालिक हैं, 4 जो बड़े ममालिक हैं, वो उसमें शिरकत की और उन्होंने कहा कि हम चीजों को आगे लेके जाएंगे, मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो चाहते हैं, और वो जारी बात है सिर्फ चाइना के कारण या चाइना के वास्ते ही चाहते हैं। अच्छा, अब भारत जो था उसके पास उसकी जो पॉलिसी थी वो उसको भी बदलनी पड़ी। भारत की जो पॉलिसी थी व्यूअर्स वो बड़ी अहम थी। भारत की जो पॉलिसी थी वो यूरो अटलांटिक की थी, वो यूरो अटलांटिक को देखता था, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन अब उन्होंने शिफ्ट किया है फ्रॉम यूरो अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक की तरफ वो आए हैं। और इंडिया ने अपनी एक नई पॉलिसी जो डेवलप की है उसका नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अभी जो 2015 की जो इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अगर आप देखें, आपको पता चले, अगर पढ़ने का मौका मिले, तो वो गवर्नमेंट को कहती है कि हमें एक रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी इंडो पैसिफिक के लिए बनानी पड़ेगी। और इतना ज्यादा लिटरेचर लिखा जा रहा है, इतना ज्यादा लिटरेचर लिखा जा रहा है इंडो पैसिफिक के ऊपर कि ऐसे लग रहा है कि दुनिया की सारी एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ आइंदा इंडो पैसिफिक में ही होंगी और दुनिया का मुस्तकबिल यहां पे ही लिखा जाएगा। बल्कि हैरानगी की बात यह है कि फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड ने भी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज दे दी हैं। फ्रांस इस सारे प्रोसेस में फ्रांस इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि फ्रांस वो मुल्क है जिसके इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में आइलैंड्स हैं। तो वो जो आइलैंड्स हैं उनको वो अपनी टेरिटरीज कहते हैं, ओवरसीज टेरिटरीज कहते हैं। वो कहते हैं जी हमारी ये टेरिटरीज हैं और इन टेरिटरीज को भी इक्वल पार्टनर समझा जाए। नेदरलैंड और जर्मनी, नेदरलैंड भी आपको पता है कि वहां पे बादशाहत रही है और उनके भी बड़ी जो है डच जो है वो पूरी दुनिया में रहे हैं। जर्मनी खुद अपने आप को एक ग्रेट पावर समझता है, तो ये सारे मुल्क भी यहाँ पे पहुंच गए। सो अभी देखना यह है कि जो पाकिस्तान है वो इस सारे प्रोसेस में उसकी क्या वैल्यू बनती है। पाकिस्तान को ये समझना है कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो अफगानिस्तान के साथ अटैच नहीं है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल यहां पे अटैच नहीं है। अमेरिका 2011 में सोच बैठा था, लेकिन हमने नहीं सोचा। हमें क्या करना है कि हमें इस बात का पता चला कि अफगानिस्तान तो एक स्टेबल प्लेस नहीं है, अफगानिस्तान एक ट्रबल्ड प्लेस, और पाकिस्तान हमेशा चाहता रहा कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो सेंट्रल एशिया तक हो जाए और फिर वहां से हम यूरोपियन मंडियों तक पहुंच जाए, जो कि कभी मटीरियलाइज हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। ईरान वैसे ही ग्लोबली डिस्कनेक्ट है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो अब चाहते ये हैं कि पाकिस्तान को, अभी जो पाकिस्तान ने 2020 में अपनी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, और बल्कि मैं आज बताऊं कि कल से अमन एक्सरसाइजेस पाकिस्तान में शामिल शुरू हुई हैं, जिसमें को 45 के करीब दुनिया की नेवीज आई हैं। और ये वाहिद एक्सरसाइज है जिसमें
दोस्त भी हैं, दुश्मन भी है, इसमें अमेरिकन भी हैं, ईरानियंस भी हैं, फ्रेंच भी हैं, सारी दुनिया के, जापानीज भी हैं, सारी दुनिया के लोग आए हुए हैं। अच्छा, अब देखना यह है कि पाकिस्तान को अगर ये फैसला कर लिया है कि हमने अफगानिस्तान से तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होनी नहीं, ईरान डिस्कनेक्ट है, तो हमें फिर किधर जाना है? हमें फिर जाना पड़ेगा इंडो पैसिफिक की तरफ। पाकिस्तान को अपनी कनेक्टिविटी जो है वो इंडो पैसिफिक की तरफ लेके जानी पड़ेगी। दुनिया का बड़ा इकोनॉमिक इंजन है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी हमने वैसे इंट्रोड्यूस करा दी है, फिशिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। इट डिपेंड्स कब हम किधर जाते हैं और हम क्या करते हैं। हमें अभी वो जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, तो तब तो पाकिस्तान वहां पे इस रीजन का एक पार्ट हुआ करता था। अभी पाकिस्तान इस रीजन का पार्ट नहीं है, लेकिन जो जो ग्लोबली जो डेफिनेशन हो रही है इंडो पैसिफिक की, उस डेफिनेशन में फ्रांस ने तो बहुत बढ़िया अपनी डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं जी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके पैसिफिक कोस्ट ऑफ दी अमेरिका जो है, और जो लैटिन अमेरिका है, वहां तक इंडो पैसिफिक है। आगे मुख्तलिफ मुल्कों ने इसको मुख्तलिफ तरीके से बयान किया है। सो पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि अगर इंडिया, जापान और इंडियन ओशन के अंदर सारे ये मुल्क बैठ गए हैं, तो पाकिस्तान को एक ट्रांसपेरेंट अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए हमें इंडो पैसिफिक की तरफ जाना है और वहां पे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है। नेवी का सहारा लेके हमें एशिया पैसिफिक की तरफ जाना है, इकोनॉमिक इंजन की तरफ जाना है, ताकि जहां पे जो ग्लोबल एक्टिविटी हो रही है, देखें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कहा जाता है कि जो नेक्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो आनी है एशिया में, और इसमें इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक में। तो एशिया जो है वो कॉकपिट के अंदर होगा। आपको ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके बड़े एडवांटेजेस हैं। सिर्फ ये देखना है कि आपके अंदर सलाहियत कितनी है, आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितनी मार्केट को रीच कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी इंडस्ट्री है जो इस इंडस्ट्री को आप दुनिया में एज ए कॉम्पिटिटिव सेल कर सकते हैं। सो पाकिस्तान जितना इकोनॉमिकली वीक है, हमें ऑल व्हाट वी नीड इज कि वी नीड टू कनेक्ट द न्यू मार्केट्स, वी नीड टू हिट द न्यू ग्लोबल एवेन्यूज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय ऑल द ग्रेट पावर्स, एंड वी मस्ट हैव अ शेयर इन दिस। अफगानिस्तान से हमें मेंटली, फिजिकली और इस खित्ते से बिल्कुल निकल जाना चाहिए जो वेस्टर्न एशिया है हमारा। हमें और जगहों पे जाना है, हमें अब ओशंस की तरफ जाना पड़ेगा, और उन ओशंस में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये समझें कि हमें एशिया पैसिफिक की तरफ जाना है, और वो अपने घर से बाहर निकले और वो सोचें कि दुनिया बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया जहां पे हम दुनिया के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं। और इंडिया पूरे खित्ते में अपना असर वसूख स्टैब्लिश कर रहा है। जिन एरियाज में हम पहुंच भी नहीं पा रहे, जहां हमारा फुटप्रिंट भी अभी नहीं है, वहां पे ऑलरेडी वो एक बड़ा प्लेयर है। सो विद द सपोर्ट ऑफ द चाइना, हम बीआरआई भी एक, आपको पता है, एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, हम उसका भी हिस्सा है। हमें इंडो पैसिफिक का भी हिस्सा होना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव्स ले सकें। और जो इंडिया, जापान और जो अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर हम पाकिस्तान इसमें घुस सके, अपनी इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश कर सके, अपने आप को इस खित्ते का हिस्सा बना सके, तो ये पाकिस्तान के लिए अगले 20-30 साल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी कनेक्टिविटी, और जितनी हमारी पॉपुलेशन बन रही है, बढ़ रही है, और जितना हमें जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए, वो तभी मुमकिन है अगर हम इस खित्ते का हिस्सा बनेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरा डिस्कशन पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।